इंडिया समेत पूरे बैंकिंग सेक्टर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फिनएथिक वेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर एंड सीईओ विवेक कुमार नेगी जी। विवेक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी9 पर। बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस बार जो बैंकिंग सेक्टर के नतीजे हैं वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही की जहां तक बात है तो नंबर्स अच्छे रहने का अनुमान है, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी के चलते बैंकों की जो लोन ग्रोथ है वो काफी मजबूत रहने का अनुमान है। वहीं एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जो मार्जिन है उसमें भी सुधार देखने को मिल सकता है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर इस बार के जो नंबर्स आ रहे हैं उसको लेकर? देखिए संदीप जी, लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तब भी हमारी यही बातचीत हुई थी कि बैंकिंग के एनपीएस जो आ रहे हैं वो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से एनपीएस काफी बढ़ सकते हैं, वो हमें लगता है कि काफी कंट्रोल में है। स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एनपीएस काफी कंट्रोल में है। दूसरा, एनएम्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है बैंकिंग सेक्टर के। उसका एक मेजर रीजन है कि डिपॉजिट्स जो बैंक्स ने उठाए हैं वो काफी लो रेट पर उठाए हैं और अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो लोन बुक में काफी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रह सकता है आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के लिए। अच्छा, ना केवल पहली तिमाही बल्कि आने वाली 2-3 तिमाहियों में विवेक सर हमें बता रहे हैं कि जो नंबर्स हैं, जो नतीजे हैं बैंकों के, वो काफी स्ट्रांग, काफी मजबूत देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सर, बैंकों ने जो लेंडिंग रेट है उसे तो पास ऑन करने में कोई कंजूसी नहीं दिखाई, पूरी तरह से उसे पास ऑन कर दिया। यानी कि जो होम लोन है, ऑटो लोन है, पर्सनल लोन है, उनकी जो दरें हैं उनमें तो बढ़ोतरी कर दी है, पर डिपॉजिट की दरों में उतनी बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे इनके मार्जिन में कोई सुधार की उम्मीद आप कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं यही मानकर चल रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। हालांकि स्पीड जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो थोड़ा सा कंट्रोल में रह सकती है, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन के जो फिगर्स आए हैं वो दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में काफी बेहतर हैं। दूसरा, हमने देखा है कि क्रूड ऑयल में भी थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है, मेटल प्राइसेस में भी हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है, और फूड इन्फ्लेशन को लेकर भी गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं। तो हमें लगता है कि काफी हद तक इन्फ्लेशन इंडिया में तो कंट्रोल में रहेगी, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काफी बड़े मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव खबर है। और इससे यही रहेगा कि इनके एनआईएम्स में मुझे लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट तक का सुधार देखने को मिलेगा, जो कि इनके प्रॉफिट में काफी बड़ा इंपैक्ट आने वाले कुछ क्वार्टर्स में डाल सकता है। ओके, तो महंगाई ना केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में चिंता का विषय है, लेकिन जिस तरह से भारतीय सरकार ने कदम उठाए हैं और विदेशों में भी कदम उठाए जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट महंगाई पे पॉजिटिव साइड पे आने वाली कुछ तिमाहियों में देखने को मिलेगा। और बैंकों के जो एनआईएम्स यानी कि जो मार्जिन्स हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं, उसमें करीब 25 से 50 बेसिस पॉइंट तक की जो बढ़ोतरी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। अच्छा सर, आरबीआई ने भी जो दरों में बढ़ोतरी की है, उससे आगे महंगाई को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है? और रेपो रेट ओवरऑल देखा जाए तो कितना और बढ़ सकता है? 90 बेसिस पॉइंट तो बढ़ चुका है, अब और कितना बढ़ सकता है? और जो विकसित देशों में जैसे यूएस हुआ, यूके हुआ, वहां पे माना जा रहा है कि मंदी आ जाएगी। क्या इंडिया में ऐसा कोई खतरा है, कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन, कोई ऐसी आशंका है? देखिए, अगर हम पूरे वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं तो इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस्ड कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे यहाँ डिमांड साइड पर कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई साइड पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो था क्रूड ऑयल को लेकर, और उसके प्राइस में भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली इंपोर्ट बिल जो हमारा होगा उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा, रही आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात, देखिए हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली बढ़ेंगे आने वाले समय में, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट जो स्पीड रहेगी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वो थोड़ा सा स्लो रह सकती है, और आरबीआई का अकोमोडेटिव रुख रह सकता है। लिक्विडिटी की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें लगता है कि आरबीआई के जो मेजरमेंट्स हैं वो इकोनॉमी में स्लो डाउन किसी भी तरह से नहीं आने देंगे, और वो टाइम टू टाइम लिक्विडिटी प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर हम यूरोप की और यूएस की बात करते हैं तो वहां डेफिनेटली कुछ साइंस ऑफ रिसेशन आ रहे हैं, वहां पर स्लो डाउन के चांसेस देखने को मिल रहे हैं हमें। बट उसका ओवरऑल बेनिफिट इन द मीडियम टू लॉन्ग रन इंडिया को मिलेगा, और हमारी इकोनॉमी एक बेहतर इकोनॉमी बनकर आने वाले समय में उभरेगी। ओके, ठीक है। सर, माना जाता है कि ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी होती है उस सिनेरियो में आमतौर पर जो बैंकिंग सेक्टर है वो बेनिफिशियरी होता है, यानी कि उसको उसका फायदा मिलता है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ तो थोड़ा समझाएंगे कि ये जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो होता है उससे बैंकों को कैसे फायदा होता है?
देखिए, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होते हैं उस समय फायदा होता है। रीजन बीइंग डिपॉजिट्स जो बैंक्स के पास होते हैं वो काफी लो इंटरेस्ट रेट पर होते हैं। ओके। और जैसे जैसे लोन्स की डिमांड बढ़ती है और लोन्स वो हायर रेट पर देना शुरू करते हैं, उससे उनको इंटरेस्ट रिसीव ज्यादा होता है, जबकि उनको इंटरेस्ट जो पे करना होता है वो कंपेरेटिवली कम पे करना होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एनआईएम्स में 25 से 50 बेसिस पॉइंट का सुधार देखने को मिल सकता है, और उसका मेजर रीजन जो रह सकता है, रेपो रिवर्स रेपो रेट में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस मुझे लगता है कि जितना इंटरेस्ट रेट हायर रहेगा उतना ज्यादा रहता है, और वो बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा है। हालांकि कहीं ना कहीं लोन डिमांड पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है, बट अभी लोन की जो डिमांड है वो काफी अच्छी बनी हुई है इकोनॉमी में, और लोगों के हाथ में अच्छा पैसा है। होम लोन की बात कर लीजिए, ऑटो लोन की बात कर लीजिए, पर्सनल लोन की बात कर लीजिए, बिजनेस लोन की बात कर लीजिए, हर तरफ से डिमांड काफी अच्छी बनी हुई है। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि डिपॉजिट कम दरों पे होते हैं बैंकों के पास, और जो लोन दिए जाते हैं बैंकों की ओर से वो ऊंचे ब्याज दर पे दिए जाते हैं, और उसी का जो डिफरेंस है उस वजह से बैंकों को जो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला होता है, जो सिनेरियो होता है, उसमें इनको फायदा मिलता है। और यही कारण है कि आप कह रहे हैं कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट तक के इनके जो एनआईएम्स यानी कि जो मार्जिन्स हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। सर, मुझे याद है आपसे मेरी बात जून के अंत में भी हुई थी, आप भी मेंशन कर ही रहे थे, और उस समय भी आपने ये कहा था कि लंबी अवधि के नजरिए से बाजार में खरीदारी करने का काफी अच्छा मौका है। उस समय निफ्टी शायद 15,200 के आसपास था, और वहां से निफ्टी में 1000 अंकों से ज्यादा का उछाल भी देखने को मिल चुका है, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो देखें अपना 200 डीएमआई भी पार कर चुका है। अब क्या सिनेरियो सर बाजार में खरीदारी को लेकर, और खासकर क्या बैंकों में खरीदारी की जा सकती है? देखिए, जब हमने पहले बात की थी उस समय रिस्क रिवॉर्ड मार्केट में काफी फेवरेबल था, और वहां से डाउन साइड मार्केट के अंदर काफी लिमिटेड दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी मार्केट में 5% का वहां से एक मूव आ चुका है, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर चलना पड़ेगा। हमें उन सेक्टर्स पर फोकस करना पड़ेगा जहां पर ग्रोथ दिखाई देता है। अदरवाइज यहाँ से आपको करेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक चीजों के अंदर। तो हमें लगता है कि अगर यहां से किसी को निवेश करना है, पहली बात तो उसका नजरिया मध्यम से लंबी अवधि का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के निवेशकों को यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड शायद बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो उसके लिए हमने एक टारगेट डिसाइड किया हुआ है सेंसेक्स पर, विच इज 1 लाख बाय 2025। तो 2025 तक अगर आप सेंसेक्स का 1 लाख का टारगेट माइंड में रखकर चलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकती है। 2025 मतलब कि यहाँ से आप 3 साल तक को अगर कोई निवेश करता है तो सेंसेक्स में 1 लाख तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमें कह रहे हैं कि कोई भी अगर निवेश की रणनीति मौजूदा स्तर पर बनाने की कोशिश कर रहा है तो कम से कम मध्यम से लंबी अवधि की होनी चाहिए। छोटी अवधि का नजरिया नहीं लेके आपको निवेश करना है, तभी आपको बैंकों में निवेश करना है। सर, इकोनॉमी में हम देख रहे हैं कि ग्रोथ वापस लौट रही है, सरकार भी काफ़ी कदम उठा रही है, तो उससे काफ़ी फायदा देखने को मिल रहा है। पर निजी बैंकों के शेयरों पर अभी भी बाजार का जो भरोसा है वो सरकारी बैंकों के मुकाबले ज़्यादा है। खासकर कोटक बैंक को देख लीजिए, जिसकी हम चर्चा कर भी चुके हैं स्पेशल पैकेज में, कि इसके जो वैल्यूएशंस हैं वो ज़्यादा प्रीमियम कमांड कर रहे हैं। आपका कहाँ भरोसा है सर? क्या आप निजी बैंकों पर ज़्यादा दाव लगाने की राय देंगे या फिर सरकारी बैंकों पर? देखिए, निजी क्षेत्र के जो बैंक है वो ग्रोथ ओरिएंटेड बैंक होते हैं, और हमेशा ही उनका जो एक्सपेक्टेशन रहता है वो यही रहता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ की जाए। सरकारी बैंकों का काफी हद तक गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट्स पर और एनुअल रिजल्ट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। गवर्नमेंट भी काफी एक्टिव है, आरबीआई भी काफी एक्टिव है, तो वहां पर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नए नए डिसीजंस देखने को मिल रहे हैं। अगर सरकारी क्षेत्र में आपको कहीं निवेश करना है तो एसबीआई ओवर टॉप पिक, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ऑल्दो कोटक बैंक का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, बट वैल्यूएशन वाइज कोटक बैंक महंगा है, तो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर आप दाव लगा सकते हैं। ठीक है सर, क्या नजरिया होगा इन तीनों बैंकों पर और क्या टारगेट हैं आपके? सर, क्या नजरिया लेके चलना है एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर, और फिर आपके टारगेट क्या होंगे इन तीनों बैंकों पर? देखिए सर, तीनों काफी अच्छे ग्रोथ मोमेंटम में हैं। अगर आप देखें रिजल्ट्स भी, अगर हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स के देखे हैं तो काफी बेहतरीन रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। स्पेशली एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के रिजल्ट्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है रिसेंटली। एनपीएस भी कंट्रोल में है। दूसरा, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस उनके एनपीएस कम होते जा रहे हैं, जबकि एनआईएम्स काफी बढ़ रहे हैं। और वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर स्पेस में
काफी सस्ता बैंक है इस समय। तो हमें लगता है कि अगर आप 12 से 18 महीने का नजरिया रखते हैं तो यहाँ से 20 से 25% की अपसाइड डेफिनेटली इन तीनों बैंक्स में देखने को मिल सकती है। तो 12 से 18 महीने का नजरिया रखे इन बैंकों में कम से कम 20 से 25% तक की जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकती है।